दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां आजकल फिर चर्चा में हैं और कारण है ईरान और अमेरिका का युद्ध। वो ईरान जो आज एक बार फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम इसी पे कुछ चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे द 3BHK शो में। इन्हीं सब के बीच आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में हमारे यहाँ चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि भाई ये युद्ध क्यों हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई के बीच का जो विवाद था उसने इस युद्ध का रूप ले लिया। ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल बनाना, बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, वो भी एक कारण है। ईरान का गृह युद्ध जो कि काफी समय से चल रहा था, वो भी एक मुख्य कारण है। लोगों को लगता था कि जब खामनेई की मौत होगी इसके बाद तख्ता पलट हो सकता है, पर ईरान इस युद्ध में अभी एकजुटता से लड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे इस युद्ध के लंबा चलने की संभावनाएं बनी हुई। अब जैसा कि हमने आज का अपना शो शुरू करा था डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों के साथ, तो उन पंक्तियों में ईरान उस ईरान का जिक्र हुआ था जहां पर घर घर में शुभ अग्नि जला करती थी। वो अग्नि क्या है और उस अग्नि का इस युद्ध से क्या ताल्लुक है, आज हम इस पे और चर्चा करते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस पवित्र अग्नि का जिक्र किया है, उसको समझने के लिए हमको 16वीं शताब्दी में लिखी हुई एक बुक है जिसका नाम है किस्सा संजान। उस किस्सा बुक के संजान, ये हाँ, किसने किसने लिखी है किताब? ये हम उस वक्त 16वीं शताब्दी में पर्शिया के एक काफी बड़े इतिहासकार हुआ करते थे, एक कवि हुआ करते थे। मेरे ख्याल से उनका नाम बहमान था, उनके द्वारा लिखी पारसी। हुई। हाँ, पारसी। तो और ये लिखा गया है आपके 1595 1600 ईस्वी के आसपास लिखी इन्होंने। तो अगर हम उसके कुछ पन्ने पलटें और हम ये झांकने की कोशिश करें कि हुआ क्या था, तो हमको पहले लेके जाती है आज से 3000 साल पहले, 500 ईसा पूर्व के एक ऐसा बड़ा साम्राज्य जिसका नाम पर्शिया हुआ करता था। और ये हम्म, साम्राज्य एशिया में भी ही नहीं, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला यूरोप में हुआ भी था। कुछ हाँ, बल्कि यूरोप में तो पर्शिया और ग्रीस और एथेंस की लड़ाई के काफी चर्चे हैं यूरोप की हिस्ट्री में। अगर काफी है, देखा जाए हाँ। तो काफी चर्चे हैं। तो और इतना समृद्ध ये साम्राज्य हुआ करता था। इन्होंने अब ये सोचो उस वक्त के इतिहास, मतलब मानव के इतिहास में उसकी जो सबसे बड़ी जो देन है, पहली देन है आपकी हाईवे की। हम्म। तो पहला हाईवे वर्ल्ड का जो था वो था 2700 किलोमीटर का, जो टर्की से लेके आपकी ईरान तक आया करता था। इतना बड़ा अच्छा, हाईवे हुआ। तो पहला हाईवे कांग्रेस ने नहीं बनाया था? ये कांग्रेस ने नहीं बनाया था। अच्छा, मतलब सुनने में यही आया है कि हाँ, पहला तो हाईवे वो कांग्रेस ने बनाया था, पर आज से ऐसा तीन नहीं था। हजार साल पहले। अच्छा, जो हमारी ये सिल्क रूट है ना, सिल्क हम्म, रूट भी सिल्क रूट ना होती पूरी तरह से, अगर ये आपका, उसको रॉयल रोड के नाम से जाना जाता था, ये जो आपका हम्म, हम्म, जो था टर्की से लेके आपकी ईरान तक का जो था ये हाईवे था, उसका रॉयल हाईवे। रोड का नाम था। तो एक तो हम्म, ये सबसे बड़ा योगदान था। दूसरा सबसे हम्म, बड़ा योगदान था मानवाधिकार चार्टर। वर्ल्ड का अच्छा। पहला मानवाधिकार चार्टर, जिसको कहते हैं हम्म, साइरस सिलेंडर, उसका नाम था। हम्म, वो पर्शिया की देन थी। और आज ये देखो, जिस नहीं, उनकी उनकी जिस समृद्धता। सभ्यता ने आपको मानव हम्म, अधिकार चार्टर दिया, वो पिछले 70 हम्म, साल से उसी देश में मानव अधिकार का पूरी तरह से हनन हो रखा है। हनन हो रहा है। अच्छा, उनकी समृद्धता तो आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत में तो पलायन होके खाली हाथ आए थे, पर आज उन लोगों का क्या स्टेटस है। भारत के हाँ, कई बड़े बैंक, अब जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे ध्यान में अभी आ रहा है, इनके जो फाउंडर थे वो पोच खान वाला जी, वो थे, पारसी थे। आरसी आपकी थे। फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, नाडियाड वाला हैं और कई हाँ, प्रोड्यूसर हैं पारसी हैं। तो इनकी आपके समृद्धता तो टाटा जो आप इस है बात से पारसी हैं अंदाजा, हाँ, आपके। हाँ, अंदाजा लगा गोदरेज सकते हैं। है, गोदरेज जो है एम्पायर है, वो भी गोदरेज, पारसी टाटा। है ना। तो ये, मतलब ये वो संस्कृति थी जो कि वाकई में तरक्की करना जानती थी। वो आज से 5000 3000 साल पहले भी एक उन्होंने 40% इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे वर्ल्ड की उस वक्त। हम्म, 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 ठीक है।
लेकिन फिर क्या हुआ, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ। उसके हम्म। साल भर के अंदर ही राशिदुद्दीन खलीफा हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने क्या किया, पर्शिया पे आक्रमण किया अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते। और अच्छा। एक नहीं, चार बड़े बड़े आक्रमण हुए। और हम्म। 651 ईस्वी में सासनी साम्राज्य के अंतिम राजा की मृत्यु के बाद से अरब का कब्जा हो गया था पर्शिया में उस वक्त के। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर वही, जब ये कब्जा हुआ, पूरी तरह से इस्लामीकरण करने की कोशिश की गई, कई तरह से यातनाएं दी जाती थी। फिर वही होता था, या तो आप सर कटाओ, या फिर आप इस्लाम में आओ, या फिर आप जजिया कर लो। वही वही वो सेट हाँ, फॉर्मेट जो हर हाँ, देश पे हाँ। तो चला ये है। फॉर्मेट 1400 साल से एक सिंपल हर फॉर्मेट है, देश हर टेम्पलेट देश है, में लेके चला चल रहे हैं। हाँ, वो है। फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ आज तक। वो तो अभी भी जब नहीं हो रहा है। वो तो अभी जब भी इनको 2026 में भी यही है। हाँ, तो जब इनको ये लग गया कि पारसियों के कि अब नहीं रह सकते, क्योंकि ये कौम देखिए, लड़ाकू लड़ाकू कौम तो थी नहीं, है ना, हाँ, बौद्धिक कौम बिजनेसमैन थी। थे। हाँ। बिजनेसमैन थे, तो काम करने वाले लोग हाँ, थे, परिश्रमी लोग तो थे। फिर इनको जब पूरी तरह से प्रताड़ित हो गए, पूरी तरह से यातना से दुखी हो गए, तो इसमें से कुछ लोग, नहीं, कई लोग तो इस्लामीकरण हुआ उनका। हम्म कई कई लोग इस्लाम में गए, कन्वर्ट हुए, और बहुत जल्दी, मतलब इतने जल्दी तो और किसी जगह किसी भी राज्य का इस्लामीकरण नहीं हुआ जितना ईरान का हुआ। हम्म। फिर बिल्कुल। 721 ईस्वी में कुछ पारसी समुदाय को लोगों ने ये फैसला लिया कि अब हमको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। फिर वो उन्होंने 721वीं ईस्वी में वही हम्म स्टेट ऑफ हरमुज, जो आजकल के बड़े नाम पे हम्म चल रहा है उस चर्चे में, हम्म हम्म। उस जगह से फिर ये इन्होंने भारत की तरफ अपना पलायन किया। अच्छा। और हाँ, पलायन किया, और ये सीधे फिर गुजर, पहले तो ये दमन द्वीप पहुंचे। द्वीप के हम्म तट पे ये 5 साल रुके। उसके बाद वहां से फिर ये आप आए हैं ये संजान के तट पे, फिर यहाँ पे उन्होंने, अच्छा, जब ये वहां से भागे थे, तो कोई ना धन लेके आए, ना दौलत, कुछ नहीं लेके आए थे। ये आए थे लेके अपनी वो पवित्र अग्नि, जिसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कविता में बोला था, वो पवित्र अग्नि, हम्म जिससे ये, हम्म। जिसका नाम आतिश अच्छा, बहराम तो है। ये मतलब किस धर्म, मतलब पारसी जो होते हैं, इनके पूजा पद्धति क्या है इन लोगों की? देखो, इनकी पूजा पद्धति को अगर हम देखेंगे, तो हमारी जो यजुर्वेद की पूजा पद्धति है, हम्म। उससे यज्ञ पूरी करना। तरह से मिलती है। जैसे हम अच्छा, लोग यज्ञ यज्ञ, करना। हाँ, जैसे हम लोग अग्नि जला के यज्ञ करते हैं, इन ये भी उसी तरह अग्नि की ही पूजा करते हैं, और यज्ञ को ये लोग यज्ञ बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। ये जो इनकी पारसी धर्म ग्रंथ है, वो लिखा गया है अवेस्ता लैंग्वेज में। और अवेस्ता हम्म लैंग्वेज को संस्कृत की एक कजन बहन या चचेरी बहनी कहा जाता है। हम्म तो जिस तरह से यजुर्वेद में अग्नि की उपासना है, हम्म। उसका जिक्र है, उसी तरह से आपके पारसी धर्म में भी अग्नि ही है मुख्य, जिसको ये अपने अच्छा। को उस हम्म भगवान, जो एक भगवान से जोड़ने का रास्ता मानते हैं। तो हम्म वो केवल वो अपनी उस प्रतीक को, उस धर्म के प्रतीक अग्नि को ही लेके आए थे, कुछ नहीं लेके आए ये। हम्म। फिर ये जब संजान के तट पे पहुंचे, तो उन्होंने वहां पे इसकी स्थापना की। और अच्छा। जो इसकी स्थापना की, आतिश बहराम का नाम दिया ईरान शाह। हम्म हम्म। तो ईरान शाह का मतलब क्या होता है? ईरान शाह का मतलब होता है ईरान का राजा। यानी कि जब अ- स्थापना की थी, तो एक तो अपनी जड़ हम्म को न भूलने की कसम, और दूसरा हम्म ये प्रतिज्ञा थी कि कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा, अनुकूल समय बनेगा, कि जब हम इस अग्नि को वापस वहां पे स्थापित करेंगे जहां से ये चली बिलोंग थी। करती है। हम्म। लेकिन बिल्कुल। 700 साल ये संजान के तट पे, हम्म संजान जैसी जगह पे ये सुरक्षित थी। लेकिन फिर हम्म ये वो दौर आया 1400 के आसपास का, जब भारत में भी बड़ी तेजी से इस्लामीकरण और हम्म मुस्लिम आक्रमण हुआ। हम्म और इस हम्म। आक्रमण में ये पवित्र अग्नि भी नहीं बची थी, इस पे भी अच्छा। आक्रमण हुआ था। फिर हम्म वो पारसी लोग इस अग्नि को लेके बहरोत की गुफाओं में छुप गए थे, बहरोत की पहाड़ी की गुफा में हम्म छुप गए थे। और हम्म कभी करीबन वहां पे 250 साल, 250 उस गुफा में रखा। हम्म 250 साल गुफा में रखने के बाद फिर ये नवसारी, और फिर ये उदवाड़ा में जाके स्थापना की गई। तो हम्म। ये मतलब कमाल की बात, आपको लगेगा कि एक दूसरे धर्म की
धरोहर, हम्म। वो आतिश बहराम, वो पवित्र अग्नि, उसको केवल और केवल शरण मिली है इंडिया में। और बिल्कुल। 9 आतिश बहराम है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से हम्म। केवल एक ईरान में है, बाकी 8 इंडिया में। नहीं, तो वो ये तो आप हमारे देखो, वो सिर्फ मेरे ख्याल से पारसियों के साथ नहीं, वो ज्यूज के साथ भी हुआ है। अगर यही हुआ। ज्यूज को कहीं पर शरण मिली है तो सिर्फ हमारे देश में मिली है, और तो नहीं, हर जगह शरण से तो कई भगाया ही जगह जा रहा मिली, था। शरण तो कई जगह मिली, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हाँ, वो आपको इंडिया में आखिर में अत्याचार नहीं जहाँ हुआ। जहाँ इंडिया में आपको अत्याचार पीस नहीं हुआ था। मिले, हाँ, जहाँ हाँ। एक कम्युनिटी को पीस मिले, वो आराम से रह सके बिना फियर के। वो हम्म। आजकल क्या, पिछले 10 साल से ये बातें हर जगह सुनने में आती हैं कि भाई इंटॉलरेंस है, एक ग्रुप के प्रति, एक रिलीजन के प्रति फियर है, या उसको टारगेट किया जा रहा है। मतलब अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो ना, अब वो आप गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, अगर आप हमारे कल्चर की बात करते हो इस कंट्री के, तो मुझे नहीं लगता कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस जीन्स के साथ या उस कल्चर के साथ पैदा हुए हैं कि किसी डिफरेंट रिलीजन को टारगेट करें या उसको तंग करें या उसको पेनिट्रेट ना करने दें। हमारा वो सर्व धर्म समभाव की जो वो है, वो जेनेटिकली है। मुझे लगता नहीं कि वो किसी के अरे सिखाने आप से ये या बताओ कहने ना, से आ जब आप हम्म। मंदिर में जाते हो रोज संध्या आरती के बाद, जब वो हम्म। पंडित जी जो आपको वो उद्घोष होता है, यही होता है ना, हम्म। सर्व हम्म। धर्म संभाव हो, प्राणियों में संभाव सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। सनातन वही कभी भी नहीं। अपने धर्म के हम्म। लोग के कल्याण की बात नहीं करता है, वो हम्म। विश्व के कल्याण की बात करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, हाँ। आप आपका सोचने का तरीका ही वही है, सोचने का तरीका। क्यों जब भी हमारे देश में कोई भी घटना होती है वो बाहर से प्रायोजित होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो लोग हैं, वो आप कई कमियां इस देश में निकाल सकते हो, लोगों में निकाल सकते हो, पर धर्म के प्रति, कल्चर के प्रति वो हिंसक नहीं है। उनकी जो जेनेटिक्स हैं, जो उनके कल्चर हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग, मान लो जैसे भी है, हमारा आउटलुक यही है कि जो कोई किसी भी धर्म का है वो इंसान है। और हम उसके साथ वही क्वेश्चन रखते हैं जो हम हिंदू हिंदू में रखेगा, या किसी और धर्म में भी वही क्वेश्चन रखता है। पर हाँ, ऐसा अब जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, धीरे धीरे अमेरिका का ईरान पे अटैक करना, ईरान का भी अगर आप देखा जाए तो शुरू में जब ये जंग हुई, ट्रम्प ने ऐलान किया, लग रहा था कि खामनेई मरने के बाद इसको थोड़ा सा सेटल डाउन होकर जल्दी खत्म हो जाएगी। पर ईरान और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है डे बाय डे। अगर हम वॉर को पूरा नहीं, स्टडी करें पिछले ईरान का 3 देखो, वीक्स में। पहली पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हालत, किसी भी तरह से ईरान ये हम्म। युद्ध तो नहीं जीत पाएगा। नहीं, जीतना तो खैर ठीक है। इम्पॉसिबल है, वो अब तो कोई कंटेक्स्ट ही वो नहीं है। वही हो गया कि ना खेलब ना खेले देव। तो यानी कि अभी कह रहे हैं कि अब हम तो बर्बाद वो हो रहे हैं। वो आसपास हाँ। सबको बर्बाद करूंगा, किसी को हाँ, नहीं तो जीने दूंगा। जैसे इसराइल ने इसके गैस फील्ड में मारा, इसने कतर के गैस फील्ड पे यार आक्रमण कर दिया। करके गैस चूल्हे मारती है ना। एक्चुअली टारगेट ये है ना कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले हाँ, डूबेंगे, तो मतलब वही मैं पूरे कह रहा देश हूँ ना। दुनिया को बर्बाद कर देंगे एकदम, कुछ करेंगे नहीं। ये अच्छा, हालांकि इसमें इसमें क्या है ना कि जो अब हमारा जो ये मुद्दा भी है कि भाई पारसियों ने अपनी अग्नि को सुरक्षित रखा, और कोई भी कम्युनिटी होगी, हम भारत में भी देखते हैं कि हमने भी, मेरे अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 600 साल, करीब 550 600 साल की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद वो मंदिर की पुनः स्थापना हुई। तो जनरेशन्स बदलती हैं, पर वो भावनाएं कि कभी हम दोबारा लौटें अपनी रूट्स पे, वो तो होंगी ही। तो आज जब ऐसा हो रहा है कि ईरान में जो एक मौजूदा सरकार थी या सत्ता थी, उसको ट्रम्प ने कसम खा लिया कि इनको तो उखाड़ के फेंकना ही फेंकना है, इनकी आर्मी को तो खत्म करना ही करना है। तो वो एक शिफ्ट, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि शायद वो शिफ्ट आए कि दोबारा से वहां पारसियों का जाना हो। इस बारे में क्या लगता है? देखो, अगर अगर इसके पहले कि पारसियों का वापस आना संभव होगा कि नहीं होगा, उससे पहले अगर हम्म। हम यहूदियों के बारे में देखें, तो हम्म। एक ही इसी तरह का किस्सा था यहूदियों का भी। हम्म। उनको भी उनके यरूशलेम से भगाया गया था। बिल्कुल। राइट। फिर ये पूरे दुनिया में बिखरे। इन्होंने भी हम्म। जहां गए वहां तरक्की ही की। बिल्कुल। मतलब हम्म। एक कम्युनिटी तो है जहां जाती है वो गंदगी ही कर रही है। तो हम्म। यहूदी भी जहाँ गए वहां पे उन्होंने तरक्की की, उस समाज के उत्थान में, उस देश के उत्थान में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे हम्म। पारसी कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर एक समय आया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, स्टार्ट हुआ। और वो एक विश्व युद्ध के बाद एक, मतलब एक क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी बनी
कि हुँ, यहूदियों को अपना देश उनका वापस मिला। हुँ, 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 तो क्या ये जो युद्ध हो रहा है, इसको अभी हम तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा तो नहीं दे सकते, लेकिन अब देखिए हुँ, पूरा मिडिल ईस्ट तो इन्वॉल्व हो ही गया हुँ, किसी ना किसी पूरा तरह। मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो गया है। इधर अच्छा, आप आप कहो ना कहो, हाँ कोई लड़े ना लड़े, ये तेल, आज की डेट में तेल और ऊर्जा, ये गैस इतनी बड़ी चीज़ है कि जब इनकी कमी होती है तो पूरी दुनिया बिलबिलाएगी। हाँ। चाहे डायरेक्ट लड़ाई में आए ना आए, हम्म। पर हिस्सा तो ज़रूर बन रहे हैं तेल की कमी की होने की वजह से। अच्छा, धीरे हुँ। धीरे क्या अभी तेल की कमी नहीं होगी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेडिसिन की कमियां चालू हो जाएंगी, अब तो ये है सारी ना। चीज़ें आएँगी, बिल्कुल ठीक आएँगी। है, धीरे धीरे फिर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो जो देश आज अभी अपना न्यूट्रल पक्ष लेके बैठे हुए हैं, वो भी फिर वो परेशानी तो न्यूट्रल आएँगी। नहीं रहेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं हुँ, किसी न किसी का पक्ष लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा, लड़ाई तो रुकवानी पड़ेगी ना, हाँ। अगर आप ये कब तक इसको एक्सटेंड होने दोगे? हुँ। या तो लड़ाई तब रुकेगी जब ये पूरी तरह से ईरान न्यूट्रलाइज हो जाए, हुँ, है बिल्कुल। ना। अब उसमें भी इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है। देखो, हाँ इम्पैक्ट अगर आप आज की बात करो तो आज सेंसेक्स 2500 पॉइंट टूटा है, जो जी। हाल-फिलहाल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरावट है, ठीक है? आप आज से 3 महीने या 2 महीने पहले 86,000 पॉइंट पे थे और आज आप 74,000 पॉइंट पे हो। हम्म। 15% बाज़ार टूटना मज़ाक बात नहीं है। तो आप देखो कि मैं कह हम रहा हूँ। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब ये तेल जितना-जितना ये लोग एक-दूसरे की, अब इज़राइल ने बोल दिया कि हम तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे। ईरान ने बोला हमारे पे होगा तो हम बाकी देशों पे भी करेंगे। तो हम्म। जैसे-जैसे अटैक्स ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ पे और आपका ये गैस स्टेशंस पे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे वही डिमांड सप्लाई का खेल शुरू हो जाएगा। डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर हाँ। दिक्कतें, इन्फ्लेशन और ये सब होना तो लाज़मी है। तो अब परेशानी तो आगे खड़ी है हाँ। आगे। अच्छा, जैसे अपना क्या था, ये अपना रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई थी, उसमें जो मेजर आपका हिट था वो केवल यूरोपियन नाटो कंट्री पे था, बिल्कुल। बाकी कंट्री पे स्प्रेड नहीं हुआ था। इतना नहीं। हाँ, हरमोज के रुक जाने से और दूसरी तरह से जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व हुआ है, ये इसकी तो वजह अब से तो हुँ, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे देखो, ना सारी कंट्री पे असर पड़ेगा क्योंकि इसका। तेल का खेल बहुत बड़ा है। हम्म। तेल इस टाइम पे आपकी सारी इकोनॉमी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी इंडस्ट्रीज़ तेल पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। आपको हम्म। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, आपको ट्रांसपोर्टेशंस चाहिए चीज़ों की, सब आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तेल पे निर्भर हैं। उन कंट्रीज़ पे जो इसका प्राइमरी सोर्स है, अगर वो कंट्रीज़ में ये हालत होंगी, तो मुश्किल तो होगी। और अभी अमेरिका को तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। ना तो ये लड़ाई ख़त्म होने की तरफ जा रही है। अब पीछे हटना तो दोनों ही देशों के लिए इम्पॉसिबल है। मुझे तो लगता नहीं कि अब यहाँ पर कोई न्यूट्रल स्टैंड होगा। अमेरिका पीछे हटने की आर-पार ही होगा कोशिश जो कर होगा। भी रहा था, सोच भी रहा हाँ, था, तो ही आज हाँ, इजराइल ने जिस तरह से गैस हाँ, फील्ड पे हमला हाँ। करके उसको फंसा अच्छा, दिया वो है। उसमें वो ट्रम्प जी ने बोला है कि मुझे पता ही नहीं था इजराइल ने ऐसा कर दिया, तो अब ये बस सब बातें भी होने नहीं, लगी है। एक्चुअली क्या हुआ, इजराइल प्रेशर को तो लग पड़ेगा रहा ना। था ना, इजराइल को लग हुँ, रहा था कि ये कहीं बैकआउट ना कर जाए। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, देखो क्योंकि देखो वो, ट्रम्प पे अब कोई भरोसा करता है नहीं वैसे, हाँ, है ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना यार, देखो, ईरान को तो पता है हमें तो ये बर्बाद करने पे आ ही गए हैं, चलो हम तो हाँ। बर्बाद हो जाएँगे, कोई बात नहीं, ठीक है। पर अमेरिका पे भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है। उनका भी बाज़ार आज कम से कम भी 500-600 पॉइंट डाउन था, हाँ, गया है। ठीक है? और और महँगाई आज जब धीरे-धीरे खुलेगा वहाँ तब पर पता बढ़ रही चलेगा। है। अभी जब हुँ, खुलेगा ना ये पता चलेगा, हाँ, अभी आज का हुँ, इम्पैक्ट तो अभी अब पता यस, चलेगा। यस। हाँ। तो तो ये सारी चीज़ें दे के, मतलब दुनिया को आप गर्त में धकेल रहे हो। और मतलब जब तक ये महाराज जी रहेंगे, अपने 2 साल अभी तो इनके और बचे हैं, तब तक पता नहीं ये कहाँ ले जाके छोड़ेंगे। ये कहीं नहीं ले जाके छोड़ेगा, हाँ, ये खुद को बर्बाद करेगा, देखना, हाँ, है ना। अमेरिका को भी बर्बाद करेगा, खुद को भी हाँ, बर्बाद करेगा। ये आया था इस लोगों के साथ कि लेट्स ये इस मेक बार आया अमेरिका था ग्रेट नोबल अगेन। हाँ, ये आया था हाँ, ग्रेट अगेन। नोबल पीस प्राइज लेने। हाँ। ठीक है। और लोगों को मार रहा है, लोगों हाँ। को मार रहा है। ईरान पे युद्ध कर दिया, कभी किसी पे युद्ध कर दिया, धमकाता हम्म। है लोगों को, वो कहता है मेरे को पीस प्राइज़ दे दो। ये सही है हाँ। यार, ये सही है। अच्छा, इसमें अब हमने ये पारसियों की बात करी और अब इस युद्ध के बारे में चर्चा करी। मतलब हमारे देश में भी आजकल हॉट टॉपिक एलपीजी, मतलब हाँ। अभी ग्राउंड पे हाइप तो बनी, पर ग्राउंड पे मुझे लग नहीं रहा इतनी दिक्कत है। आ सकती है नो डाउट, और इम्पैक्ट तो वॉर का इम्पैक्ट नहीं, तो आएगा ही आएगा। अब देखो चांसेस पर इसलिए है। इस हाँ, हाँ। अभी तक ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। हुँ, वो हुँ, सॉर्ट आउट हुँ, हो चुकी है।
बट अब और अब प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। है नहीं, ना? ऐसे में ऐसे में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो दुनिया के हालात हैं, एक वॉर की और वर्ल्ड वॉर की स्थिति कभी भी बन सकती है, अगर देखा जाए आज नहीं तो कल। ना बने तो अच्छा है, पर बन सकती है। हुँ। ऑपोजिशन का ये मुद्दा उठाना, ये जायज है। मतलब हाँ, अगर वर्ल्ड ऑर्डर ठीक होता और तब भी इंडिया में ब्लैक मार्केटिंग होती, रेट बढ़ते, सप्लाई ना होती, तो ऑपोजिशन का बोलना बनता था। पर अगर वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, सप्लाई में इश्यूज हैं, तब ऑपोजिशन ये मुद्दा उठा रहा है, अपना ही बेवकूफ उल्लू बना रहे हैं फिर से, मुझे तो लग नहीं रहा है। तो ऑपोजिशन अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं हम्म। और मोदी को कह रहे हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, यानी कि आज इतनी बड़ी बात उन्होंने आज बोल दी, मतलब हम्म। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप ये खुद स्वीकार कर रहे हो कि मोदी का कद इतना बड़ा है कि जो अमेरिका और इजराइल युद्ध को लड़वा संभाल ले। सकता है, उनको मिला के लड़वा सकता है कि भैया आओ हाँ, लड़ो। और लड़ो। ऑपोजिशन ये कह रही है कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई है, तुम ही रुकवा सकते हो। मतलब हम्म। यही तो होगा ना, ऑपोजिशन का यही मैं कहना है ना कि भैया लड़ाई भाई, हाँ। मुद्दा तभी हम्म। सुलझेंगे जब लड़ाई रुकेगी। हम्म। तो एक वो हम्म। कह रहे हैं कि लड़ाई से एक दिन पहले गए थे तो इन्होंने लड़ाई करवा दी, तो यानी मोदी का हम्म। कद कितना बड़ा खुद इन्होंने बता दिया है। तो अब ये पता नहीं है, मुद्दा उठाते हैं, अच्छा जो भी मुद्दा उठाते हैं हर 2 दिन के बाद उसका वो खुद ही भूल जाते हैं, खुद ही काउंटर हाँ, हो जाता है। वो जब भी तो सरकार चेंज नहीं हो पा रही है। हाँ, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, अब वो वोट चोरी की बात हम्म। नहीं हो रही, वो नरवने की बुक आ गई उस पे अब कोई हाँ, बात नहीं हो रही है। वो ठीक है, तो तो ये तो वो ना, जैसे वो इंजीनियर्स, हम लोग इंजीनियर्स की तरह हैं। वो पेपर से पहले, सेशन से पहले एक दिन रात को पढ़ते हैं, सेशन में बोल दिया, फिर भूल हाँ जाते हैं। हाँ वही जैसे है। हम लोग होते, एक दिन पहले पढ़ते थे, पेपर में लिख दिया, बाहर आते ही भूल जाते थे क्या लिख के आए हैं, हाँ क्या पढ़ा था। वो वही हिसाब किताब है। बहरहाल, आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी। आगे कुछ और ऐसे ही मुद्दे आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन आज का अच्छा शो। एक चीज बताओ, हम्म। मेरे को क्या लग रहा है कि जो एक ये लड़ाई खत्म होते होते 2-3 चीज मुझको दिख रही है। जैसे हम्म। आज मैंने देखा है ईरान में जिस तरह से लोगों ने अग्नि जुलूस निकाला है हम्म। और ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर क्लेम्स। पर्शियन, राइट? एक हम्म। तो ये हो गया। दूसरा, हम्म। जिस तरह से लोगों का इस्लाम से थोड़ा मोह भंग हो रहा है, और जैसे हम्म। 2023 की रिपोर्ट आई थी जिसमें वहां के मौलानाओं ने ये कबूल किया था कि 75,000 मस्जिदों में से 50,000 बंद हो चुकी थी। तो हम्म। लोग वहां पे अब धार्मिक भी कम हो रहे, इस्लामिक के जो अपने रीति रिवाज उससे दूर जा रहे हैं, अपने हम्म। पुरानी संस्कृति के बारे में ज्यादा डिस्कस कर फिर रहे हैं। बात होने लगी है, फिर बात होने, आजकल के जो जेनजीज हैं अपनी पुरानी संस्कृति पे काफी डिस्कशन कर बारे रहे में हैं। फिर बात कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। और तो एक तो ये पर्शियन संस्कृति कल्चर का उदय होते ही दिख रहा है। दूसरा, हम्म। एक जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट था हम्म। वो भी मुझको बनता दिख रहा है। और थर्ड, जो एक बहुत पुरानी यहूदियों की, वो क्या कह सकते हैं, वेट कर रहे थे कि फिर से हम्म। टेम्पल ऑफ सोलेमन बनेगा, वो केवल एक हम्म। वेस्टर्न वॉल जो बची है, उस हम्म। वेस्टर्न वॉल को पूरी तरह से फिर से बनाया जाएगा, सोलेमन टेम्पल बनाया जाएगा। तो मुझको लग रहा हम्म। है कि 3 चीजें जरूरी है होना। हम्म। और बिल्कुल। जब तक ईरान में, क्योंकि देखो ईरान जो इजराइल लड़ रहा है वो लड़ रहा है अपने अस्तित्व की लड़ाई। हाँ, क्योंकि इजराइल जिस की तरह भी से देखो। हाँ। ईरान जो धमकी देता था कि मैं इजराइल को मिटा दूंगा, हम्म। तो देखो वो अस्तित्व की लड़ाई कर रहा है। अंकल जी क्यों आ गए ये पता नहीं चल रहा है लेकिन नहीं नहीं, अंकल तो इसराइल के साथ आते ही आते, वो तो उनका वो जो डिफेंस पैक्ट है, अंकल को तो आना था। पर यार डिफेंस पैक्ट तो यार सऊदी अरब या इजराइल यूएई की उसके बीच ताकत में का भी है, परिचय है। हाँ, पर पाकिस्तान इजराइल अलग। की ताकत। वो तो नहीं इजराइल जाता है। की ताकत, इजराइल की ताकत का ये परिचय है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई को घुमा के ईरान के अस्तित्व की लड़ाई बना दिया। नहीं देखो उन दोनों से देखो, देखो। जब हम्म। तक ये कट्टरपंथी सरकार है वहां पे, ठीक है ना, हम्म। तब तक देखो हम्म। ईरान इजराइल के अस्तित्व पे हमेशा से खतरा रहा। इजराइल को कभी भी हमास से, कि देखो हमास भी तो वैसे फंडेड बाय ईरानी है। ईरानी है, हाँ, वो है तो हूती सब है वहीं वो की भी सब। फंडेड बाय ईरान है। हम्म। तो वो तो हम्म। एक तरह से जब बहुत पहले से तुम्हारे गाजा में और ये हमास से हूतियों से लड़ रहा था, तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो ईरान पे से ही लड़ रहा था। इस बिल्कुल बार वो बिल्कुल। डायरेक्टली ईरान से लड़ रहा बिल्कुल, ये है ना? बात है। हम्म। तो मतलब देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ देर लगी सनम आते आते, पर हाँ दुरुस्त आए हैं। कुछ आ ना कुछ गए। करके ही और जाएंगे, देखते हैं कुछ ना क्या कुछ होता है करके ही इसका, जाएंगे।
हाँ, का क्या बिल्कुल। होता है, क्या हुँ। आउटकम्स आते हैं, बट नहीं देखो, हम तो यही आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो। देखो, चाहे भारत या विश्व इस टाइम मंदी कोई भी नहीं झेल सकता। मंदी का प्रभाव बहुत बुरा पड़े, ठीक है? जिस तरह के अभी लोगों में देखो जब से ये मार्केट ओपन हुई पिछले 25-30 साल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, कंपनीज आई, ठीक है? उनके साथ-साथ लोगों को नौकरी तो मिली, पैसा तो मार्केट में आया, पर लायबिलिटीज़ भी लोगों की बहुत बड़ी हैं। वो चाहे वो आप किसी भी उसमें ले लो। हाँ, तो बिल्कुल। आज की डेट में मंदी कोई भी एक देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, जिसमें अमेरिका भी एक बहुत अहम देश है। मंदी कोई भी आज की डेट में अगर उसका प्रभाव इतना बुरा आएगा कि आप एक ब्लैक पीरियड की तरफ चले जाओगे। अरे तो कोई नहीं, हमारी हमारे हुँ। मंदिरों में सोना है, हम तो निकल जाएंगे। ये जो मन वीकली हाँ, पेचेक वाले वो क्या हमें करेंगे? फिर हमें फिर यही करना पड़ेगा फिर। अच्छा, सोने का दाम भी बढ़ ही रहा है तो हाँ, सही है। हमारे पुरखे आशा इतने जमा करते हैं पर करके युद्ध गए हैं, चिंता मत हुँ, करो, पुरखे जमा हाँ, करके गए हैं। पर आशा करते हैं युद्ध जल्दी समाप्त होगा हाँ, इसी आशा के और साथ। हाँ, और आगे और कुछ अच्छे हाँ, मुद्दे लाएँगे बातचीत के लिए फिर से। हाँ, हाँ, तो जय हिंद। आपको और जिस मुद्दे पे हम लोग से चर्चा सुननी है तो कृपया कमेंट करें। तो आशा है आप सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे। इसी आशा के साथ, जय श्री राम।